हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी आदित्य रंजन सर बुक की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन होगा? 7 नंबर का होगा, ठीक है भाई। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का है, ठीक है। तो इसके 6 प्रैक्टिस सेट आपको हम करा दिए हैं और इसके प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, ठीक है। देखिए इसमें कुल जो है 15 जो है प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 5 जो है प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। तो वो आपको हम सभी कराएंगे, ठीक है भाई। देखिए रीजनिंग के इसके अलग पार्ट कर रहे हैं और सामान्य जानकारी और जीएस के अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है एसएससी जीडी का फिजिकल भी चालू हो गया है, तो इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें भी एक दिन फिजिकल देने जाना है, ठीक है भाई। तो अच्छे से आप अपनी तैयारी करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था कि सामान्य जानकारी और जीएस के प्रश्न को हम करेंगे, ठीक है भाई। आइए देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय तीव्रता की एसआई इकाई है? ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, कह रहे हैं कि एम्पियर पर मीटर या ऑप्शन भी कह रहे हैं कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या मीटर पर एम्पियर या मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे? सही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए डिनोट कर रहा है एम्पियर को और यम जो है मीटर को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके सिंबल जरूर याद रखना है क्योंकि सिंबल भी कभी दे देता है, ऐसी तरह पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए एम्पियर को और एम जो है मीटर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपसे पूछता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर पूछे तो आपको न्यूटन पर मीटर याद रखना है। न्यूटन पर मीटर यम से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए मीटर लिख देते हैं, ठीक है। और इसके होते हैं और वेबर भी होता है, ठीक है। और कौन और याद रखना है? टेस्ला, ठीक है। आपसे पूछेगा टेस्ला किसका मात्रक है, तो आप बताएंगे किसका भाई? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। न्यूटन पर मीटर, ठीक है, वेबर और टेस्ला, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अगला है, देखिए ये जो है 2023 में जो है इनका मृत्यु हुई है भाई। आप जस्टिस फातिमा बीबी का निधन किस भारतीय राज्य में हुआ है? देखिए भारतीय राज्य में, तो इनका जो है निधन अभी आप पढ़े होंगे, तो इनका निधन 23 नवंबर 2023 को इनका निधन हुआ है, ठीक है भाई। निधन हुआ है और ये आप जानते ही हैं जस्टिस फातिमा बीबी जो है भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। क्या थी? प्रथम महिला न्यायाधीश थी, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इनका जो है अभी किस राज्य में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा केरल में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। कोल्लम केरल में जो है इनका निधन हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो है आपको ये भी याद रखना है, 2024 में मरणोपरांत जो है इनको पद्म में, क्या भाई, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आपसे ये देखिए एसएससी पूछता है कि ये पद्म भूषण जो है 2024 में किनको दिया गया है, या जो है जस्टिस फातिमा बीबी को पद्म भूषण कब दिया गया है, ठीक है। तो ये 2024 में याद रखना है, ठीक है। अभी जो है देखिए एसएससी सीजीएल में प्रश्न आया था, आपने देखा होगा एनालिसिस, तो आपको जो है कब जो है पद्म विभूषण दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है 2001 में। तो इस प्रकार से आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इनको मरणोपरांत दिया गया है 2024 में पद्म भूषण, ठीक है। और ये जो है भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। अगला देखते हैं। आइए देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि हाल ही में कानपुर में AIISH सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया है। AIISH का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। इससे आपको पूर्ण रूप भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि AIISH का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये कानपुर में किया गया है, ठीक है। कानपुर में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जो है कानपुर में इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। इसका आपको फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई?
राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, चुन्नी गोस्वामी एक पेशेवर भारतीय स्पेस खिलाड़ी थे जिनके नाम पर भारतीय डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर आपका हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चुन्नी गोस्वामी, ठीक है, किससे संबंधित है? ये फुटबॉल एक खिलाड़ी है। ठीक है, और इनके 82वें जन्म दिवस पर 15 जनवरी 2020 पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, 2020 में ये जारी किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने इनके ये किस लिए चर्चित हैं? इन्होंने जो है 1962 में जो है बैंकॉक एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है, अगला भाई देखते हैं, तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो देखिए, ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस सेट आपका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। जिस प्रकार से ऐसी प्रश्न पूछती है उसी प्रकार आपके प्रश्न को तैयार किया गया है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो जो है ये किस कारण होती है? ये जो है दक्षिण भारत में जो है वर्षा जो है आमतौर पर किसके कारण? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ये भी याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। देखिए इसका कारण क्या है? जब जो है अरब सागर में निकलने वाली ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाटों पर बाधित होती हैं, इसलिए तमिलनाडु को अपनी अधिकांश वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून और सर्दियों के मौसम में वापस लौटने वाले मानसून से प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने की पादप रोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटो निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाइटोपेथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहे हैं कि भारत का दूसरा सर्वाधिक बृहत जलप्रपात स्पेस के रूप में जाना जाता है जो कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये कौन सा जलप्रपात है? यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए आपको नदी भी याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शिव समुद्रम जलप्रपात। आपसे पूछा जा सकता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तो और ये याद रखना है, अब आप राज्य भी पूछता है किस राज्य में है। ठीक है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका पानी जो है 98 मीटर ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि यह किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आपसे इसमें 3 प्रश्न बनेंगे। ऊंचाई कभी पूछ लेगा, कभी राज्य पूछ लेगा, कभी किस नदी पर है, और दूसरा जैसा कि पूछा गया है प्रश्न, तो शिव समुद्रम जलप्रपात है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अगला है बरेही पानी जलप्रपात। ये कहाँ है भाई? बरेही पानी जलप्रपात ये जो है आपका कहाँ पड़ेगा? ये जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल केंद्रीय राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जलप्रपात है, तो बरेही पानी जलप्रपात। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है जोग जलप्रपात। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया किस नदी पर है, तो आप इसको बताएंगे। जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में जो है शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ है? शरावती नदी पर कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और
नोहक लिकाइक जलप्रपात ये कहाँ है? ये मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी के पास स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मेघालय में है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं भी, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो आप जानते हैं भारत में जो है 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती। कौन कौन सी भाई? कौन कौन सी? रबी की फसल, ठीक है, रबी की फसल और खरीफ की, और एक होती है जायद की। ठीक है, जायद की। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है अभी? कौन सी रबी की फसल है आपसे पूछा जा रहा है। कहें कि बाजरा, ज्वार, अरहर, गेहूं। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे? राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका गेहूं जो है रबी की फसल है। रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है? जौ आता है, ठीक है, जौ आता है, चना आता है, ठीक है, चना आता है, तिलहन आता है, तिलहन सरसों जिसको कहते हो, जई, ठीक है, जई भी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये खरीफ की फसल कौन कौन आता है भाई? खरीफ की फसल के अंतर्गत आपका ज्वार आता है, मक्का आता है, ठीक है, मक्का आता है, बाजरा आता है, ठीक है, बाजरा आता है, चावल आता है, और कई बार पूछा जाता है सोयाबीन। पूछा जाता है कि सोयाबीन किस फसल के अंतर्गत आता है? तो ये आप बताएंगे खरीफ। ठीक है, सोयाबीन जरूर याद रखिएगा, ये तो आप जानते ही हैं, सोयाबीन भी जान रहे हैं। ठीक है, सोयाबीन जो है खरीफ की प्रमुख फसल है। आइए देखते हैं जायद की। तो आप जायद वाला जानते ही हैं, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, तरबूज, खरबूजा ना। चलिए, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि स्पेस को कसीस के तेल, ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये जो है कसीस के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये आपका डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला आप जानते ही हैं, H2SO4 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पूछे तो जानते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, HCl बनाने में, ठीक है, अचार बनाने वाले एजेंट के रूप में, उर्वरकों, दवाओं, डिटर्जेंट और विस्फोटकों के उत्पादन में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है, जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो होता है। कह रहे हैं कि निर्यात आप जानते ही हैं, एक्सपोर्ट होता है, मतलब कि अपने देश से किसी वस्तु को विदेश भेजना या बेचना। ठीक है, और आयात मतलब जैसे नेपाल से हम लोग कुछ मंगा रहे हैं, चीन से कुछ मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, वही आयात होता है। ठीक है, चलिए, तो कह रहे हैं कि जब निर्यात जो है आयात से अधिक हो जाता है तो होता है, क्या होता है भी? राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यापार अधिशेष कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही कौन हो जाएगा? डी नंबर। अगला देखते हैं भी, अगला आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि यह झारखंड में विवाहों जैसे उत्सव और औपचारिक अवसरों पर ढाल और तलवार धारण किए पुरुषों द्वारा किया जाने वाला युद्ध कला नृत्य का एक रूप है। इस नृत्य का नाम बताइए। तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि झारखंड का इसमें से कौन सा नृत्य, इतना बड़ा दे देगा, मतलब कल्चर है, किस तरह से मनाया जाता है, तो आपको लिख के दे देगा। आपसे इसमें पहचानने कहेगा कि भी कौन सा ऐसा नृत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पाइका नृत्य। आपसे पूछेगा कि पाइका नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो ये झारखंड से है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो पाइका सैनिकों का एक समर्पित समूह था जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा में बहादुरी से अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, देखिए, मुंडारी नृत्य, मुंडारी तथा मर्दानी झूमर, ये दोनों नृत्य जो हैं ये कहाँ मनाए जाते हैं भाई? ये जो है आपके झारखंड से है। ठीक है, ये कहाँ है? मुंडारी नृत्य पूछे तथा मर्दानी झूमर नृत्य पूछे तो झारखंड से है। और छऊ नृत्य जो है ये कहाँ है? ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। देखिए, छऊ नृत्य जो है आपको 3 राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है, और कहाँ? झारखंड में, और कहाँ भी? ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, छऊ नृत्य। ठीक है, कई बार पूछा गया है तो आपको तीनों राज्य का इसमें आपको नाम ध्यान रखना होगा। ठीक है,
और आपको कभी कभी एक राज्य इसमें से दे देगा और अदर राज्य दे देगा, तो आप पहचान लेंगे, तो तीनों राज्यों का नाम याद रखेंगे। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पाई का नृत्य किससे कहाँ का है? ये झारखंड का है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, नृत्य से कल्चर से संबंधित आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से कर लीजिए। देखिए अंकित भाटी सर की आपने स्टैटिक जीके खरीदी होगी या और मार्केट में है, तो उसमें देखिए शुरू में ही आपके नृत्य कला जो है फेस्टिवल जो भी हैं आपको दिए हुए हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपके 2 नंबर, मतलब 2 नंबर जानते ही हैं, 2 क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर आपसे इससे ही पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी का जो कल्चरल का है कोई भी शिफ्ट इससे छूटता नहीं है। आइए देखते हैं अगला है, करें किस ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मौर्य सेना के सेनापति पुष्यमित्र, ठीक है, पुष्यमित्र ने मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसमें किसमें वर्णन है? करें कि मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि नागानंद जो है हरिश्चंद्र की नाटक है, ये स्वयं उन्होंने लिखा है। ठीक है, कह रहे हर्षचरित कादम्बरी। ठीक है, बताइए राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो कौन सा हो जाएगा भी? तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षचरित। देखिए कादम्बरी हर्षचरित हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था शायद, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बाणभट्ट की रचना है। और ये जीवन किसके जीवन पर आधारित है? हर्षवर्धन के, जिसके समय चीनी यात्री हेनसंग भारत आया था। ठीक है, तो ये बाणभट्ट, ठीक है, की रचनाएं हैं। ठीक है, और ये किसके जीवन पर आधारित है? हर्षवर्धन के। ठीक है, तो इसमें हर्षचरित में यह बतलाया गया है कि मौर्य सेना के सेनापति पुष्यमित्र ने मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या, ये जो है बृहद्रथ कौन था? ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अगर पूछे कि अंतिम राजा कौन था, तो ये बृहद्रथ ही था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नागानंद किसने लिखा है? ये आपको हमने बताया है भाई, ये किसने लिखा है? ये हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा है। ठीक है, देखिए प्रियदर्शिका और नागानंद, ठीक है, ये उनकी खुद की रचना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला, देखते हैं मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा है? ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये प्राचीन इतिहास की रचनाएं हैं, तो ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये किसका है? ये कालिदास की है। ठीक है, कालिदास की रचना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और संस्कृत में ये क्या है? नाटक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर्षवर्धन को हमने बताया था कब ये गद्दी पर बैठा था भाई? 626 ईस्वी में, ये आप बिल्कुल जानते हैं। और जो है बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कभी भी थे, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और इनकी जो है हर्षवर्धन की राजधानी आपको हमने बताया था क्या थी? कन्नौज थी ना। चलिए आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा का नाम रिबनिया है? ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है यूक्रेन का है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी क्या है भाई? देखिए यूक्रेन काफ़ी चर्चित में इस समय है, क्योंकि यहाँ युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसकी राजधानी क्या है यूक्रेन की? कीव है। ठीक है, कीव है। ठीक है, और जेलेस्की जो है कौन है? राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है भाई यूक्रेन के? डेनिस श्याम हल है। ठीक है, और ये जानते हैं ये रूस और यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। ठीक है, चलिए और देश की वही राजधानी और मुद्रा जान लेते हैं। देखिए अगर पूछे अजरबैजान की राजधानी पूछे तो बाकू बताओगे, क्या है? बाकू है। और इसकी मुद्रा क्या है? मनाल। ठीक है, मनाल। और बर्बाडोस इसकी राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन है, और इसकी मुद्रा क्या है? बर्बाडोस डॉलर है। ठीक है, और साइप्रस की राजधानी क्या है भाई? साइप्रस की निकोसिया है। निकोसिया, ठीक है, निकोसिया इसकी राजधानी है, और मुद्रा आप जानते हैं यूरो है। ठीक है, यूरो है। ठीक है, चलिए तो राजधानी और मुद्रा से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला है, चलिए भी, तो किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? देखिए यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर रक्त समूह की खोज पूछा जाता है किसने किया था, तो किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, लैंड स्टीनर ने। ठीक है, इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, और रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और देखिए ओ नेगेटिव रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। आपसे कई बार पूछा गया कि सर्वदाता किसे कहते हैं? ओ नेगेटिव समूह को सर्वदाता या सार्वभौमिक रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर प्राप्तकर्ता वाला पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए बी नंबर हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, ए और बी।
देखिए रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लाइनस्टीनर, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। चलिए भी अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, डेविड धवन या जावेद अख्तर को। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डेविड धवन हो जाएगा। ठीक है, इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय कौन थी? सर्वश्रेष्ठ फिल्म बारहवीं फेल। ठीक है, कौन सी थी? बारहवीं फेल। ठीक है भाई, राइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक पूछे तो जीरम थी, लेकिन आपको ये नहीं पूछा जाएगा, बारहवीं फेल ध्यान देना है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है बारहवीं फेल को जो है पुरस्कार मिला था, 59वें फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निदेशक पूछे तो कौन है? विदु विनोद चोपड़ा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अभी कहने की स्पेस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर थे। बताइए तो कौन थे गोलकीपर पहले? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंकर लक्ष्मण थे। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। जो है इनको जो है अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, इन्होंने 1956, 1960, ठीक है, 1960 और 1964 में जो है ओलंपिक में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली जो है भारतीय टीम का अहम हिस्सा थे। ठीक है, और इनके जो है नेतृत्व में जो है 1966 में एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित में से कौन सी नई योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में शामिल थी? तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्यम वर्ग के लिए आवासीय योजना। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो अंतरिम बजट जो है 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये उज्ज्वला योजना कब आया था? उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 को जो है नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया था, और इसका उद्देश्य आप जानते हैं, इसमें जो है महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर आवंटित किए गए थे। ठीक है, ठीक है भाई। और ये प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया था भाई? ये कब आया था? 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को जो है लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। आपसे अगला पूछा जा रहा है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता भारत के संविधान द्वारा निर्धारित क्या है? देखिए ARO में ये प्रश्न आपको मिलान करने के लिए पूछा गया था। ठीक है, अभी जो हुआ था, जो कैंसिल हो चुका है, इस समय फिर होने वाला है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है भाई, तो कितना उम्र है? तो ये आप जानते हैं, अभी आप गांव के लोग हैं, तो 21 वर्ष है। ठीक है, 21 वर्ष, ठीक है, निर्धारित की गई है। ठीक है, ठीक है, और 35 साल आप जानते हैं भाई, राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष आयु होना चाहिए, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष है। ठीक है, तो ये आपको सब ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं भाई। कह रहे हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के रिट जारी करने का अधिकार देता है? ये आपको हमने बता रखा है, बताइए भाई। तो देखिए कहाँ से? उच्च न्यायालय में कह रहा है। अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछता तो आप क्या लगाते? 32 वाला आंसर देते। भाई 32 भी है और 226 भी है, तो आप कौन सा चुनेंगे? अरे भाई 32 नहीं चुनेंगे, हम तो उच्च न्यायालय जा रहे हैं ना, तो उच्च न्यायालय आप 226 के अनुसार जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 226 के अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, 32 पूछे तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 226 पूछे तो आप उच्च न्यायालय जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। विजय केलकर समिति का गठन किसका अध्ययन और मूल्यांकन करने के
किया जाता है। ठीक है, तो विजय केलकर समिति ये जीएसटी से भी संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल पर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भाई, आपका ये जीएस का पार्ट समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे हिंदी के पार्ट में। ठीक है, आप देखिए हिंदी के पार्ट में चलते हैं। चलिए भाई हिंदी के पार्ट में आ गए। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। देखिए अब क्रिया विशेषण क्या होता है भाई, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण आपकी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो देखिए चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। देखिए स्थिति स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जैसे यहाँ शब्द आएगा, वहाँ आएगा। ठीक है, जहाँ तहाँ कहाँ, आगे पीछे ऊपर नीचे, पास भीतर बाहर सर्वत्र, ये सब आपको शब्द जहाँ दिखे वहाँ आप स्थानवाचक में जाएंगे। ठीक है, और कालवाचक क्रिया विशेषण में जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, परसों, नरसों, सुबह, पहले, ये शब्द आपको दिखे तो भाई क्या बताएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आप कहेंगे बहुत, खूब, पर्याप्त, अत्यंत, थोड़ा, कुछ, केवल। ठीक है, ये परिमाणवाचक शब्द बतलाएंगे, आपको पकड़ लेना है। रीतिवाचक बहुत पूछा जाता है भाई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे बहुत बार पूछा जाता है, अचानक, फटाफट, हाँ, नहीं, धीरे, तेज, निसंदेह, आवश्यक, एकाएक, धड़ाधड़। ठीक है, मिलकर, यथासंभव, ऐसे शब्द आएंगे तो आप क्या लगाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब आपको पहचानना है, हमने आपको सब बता दिया चारों प्रकार के। कहने की किसमें रीतिवाचक संबंध रखता है। ठीक है, क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। कौन सा, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, सोहन सोता है, बच्चा रोता है, मोहन देखिए इनमें कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन ए हो जाएगा, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ बहुत तेज जो है, ये जो है क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जिसमें क्रिया की विशेषता बताए वही क्रिया विशेषण होता है। तो घोड़े की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत तेज। ठीक है, चलिए भाई अगला देखते हैं। आइए देखते हैं, कहने की सरस्वती का पर्याय नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है भाई, सरस्वती का पर्याय नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची आपको इसमें कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए वागेश्वरी होता है, भारती होता है, शारदा होता है, देखिए लेकिन दामिनी नहीं होता। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, दामिनी जो है, दामिनी किसका पर्यायवाची है, ये बिजली का है। ठीक है, किसकी है, किसका है, बिजली का। ठीक है, बिजली का और पर्यायवाची क्या है भाई, घनप्रिया भी होता है, तड़ित भी होता है, चंचला भी होता है, इंद्र वज्र होता है, चपला पूछा गया कई बार, चपला किसका पर्यायवाची है, तो ये दामिनी का, जिसे आप बिजली कहेंगे। ठीक है, और देखिए भाई सरस्वती के पर्यायवाची महाश्वेता भी होता है, ज्ञानदा भी होता है, हंसवाहिनी भी होता है, वीणा पाणी भी होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, करें निम्नलिखित विकल्पों में से चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए भाई, बहुत ही आप सुनते रहते हैं, जब कोई गलत काम करता है तो कहते हैं जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए नंबर, शर्म या ग्लानि अनुभव करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए असफल साबित होना का क्या अर्थ होगा, खाली हाथ लौटना। ठीक है, और गर्व महसूस करना का अर्थ क्या होगा भाई, मुहावरे का छाती फूलना ना, जैसे आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी माता, वो आपके पिता का जो है छाती क्या हो जाएगी, फूल जाएगी भाई, सीना फूल जाएगा। आगे देखते हैं, और हताश होना क्या का अर्थ होगा, प्राण मुरझाना। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा, कहने की पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, इसका आपको अर्थ बताना है, मुहावरे का सही अर्थ है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलस्य और लाचारी वश घर में पड़े रहना, मतलब कि आप कह रहे हैं कि पैरों में मेहंदी लगाकर आप बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका सही अर्थ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्वावलंबी होना का जानते हैं अर्थ भाई क्या होता है, अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, लाभ का अवसर उठाना जानते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, और मृत्यु को प्राप्त करना, इंतकाल होना। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं भी। कहें कि शहर का आधा भाग खाली स्थान बनना है चुका है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त वाक्य खंड द्वारा कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या होगा, शहर का आधा भाग, देखिए कहें जल में निमग्न होना, नहीं जल मग्न होना, हाँ ये आप देखते हैं जलमग्न मतलब डूब जाना, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ खाली स्थान पर भर देंगे, शहर का आधा भाग जलमग्न हो चुका है। आइए देखते हैं अगला है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, बताइए किस भाग में त्रुटि है। करें इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, क्या भाई ऐतिहासिकता सही है गलत है, बिल्कुल गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसका शुद्ध फिर क्या होगा भाई, ऐतिहासिक होगा, ठीक है, क्या होगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध ये होगा, ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, कुछ आपको रेखांकित वाक्य दिया है, हम यहाँ से आपको वाक्य पर चलते हैं। करें कि यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प यहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। करें कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन करना है। करें कि इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, ये वाक्य, इसमें क्या कोई रेखांकित वाक्य परिवर्तन करना है या नहीं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा प्रतिस्थापित आप करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, शुद्ध क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर होगा, मेरे ऊपर नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। तो इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर उत्तरदायित्व मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिम्मेदारी होना, ठीक है। आइए देखते हैं 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई। कहने की निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है, बताइए अशुद्धि किस में है। करें अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य सही लिखा है, को बिगाड़ देता है, और देखिए सब सही है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वास्थ्य इस तरह से नहीं होता है, गलत लिखा है भाई। स्वास्थ्य कैसे लिखा होता है, स्वास्थ्य थे या, ठीक है, ये आपका रहेगा, आधा था भी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है, या जो है था जो है आधा रहेगा, या रहेगा, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई है। तो राइट आंसर सी में एरर है। कहने की समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। तो देखिए यहाँ भी स्वास्थ्य गलत लिखा है, तो ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको बताया कि आधा था रहेगा और या रहेगा स्वास्थ्य में, ठीक है, तो ये रहेगा आपका, ठीक है, आधा था या, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भैया। कह रहे हैं कि राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुनाई, कहने कि राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुनाई, उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्धतम वाक्य का चयन करिए। तो देखिए इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है इसमें कौन किस प्रकार की अशुद्धि है, तो कारक संबंधी, ठीक है, तो ये आपको शुद्ध बताना है कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका यही सही हो जाएगा, राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई, ठीक है, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ में के स्थान पर क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, ठीक है, कारक को होगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। कह रहे कि अंजुमन हंस रही थी, अंजुमन हंस रही थी, इस वाक्य का सकर्मक क्रिया का रूपांतरण कीजिए। सकर्मक जिसमें कर्म भी हो, ठीक है, कर्म हो, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अंजुमन हंस कर चली गई, ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी। कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्प में से किस एक वाक्य का संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो विशेषण भी आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची है, सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं वाला बताना है। दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है, यह किसका खरगोश है, तो निजवाचक हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी ही इसका जो है, इसमें जो है संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें भी मेरी गाय थोड़ा दूध देती, इसमें भी आपका प्रयोग हुआ है परिमाणवाचक विशेषण के रूप में, तो यहाँ पे सी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के स्पेस का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्या भरेंगे भाई, उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए, ठीक है। राइट आंसर कौन सा भरेंगे, तो भरेंगे ऑप्शन ए भर देंगे, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं
करना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं अभी। कह रहे निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। ठीक है, नहीं वाला बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वाह आपका ये सही है, संकेतवाचक में है। वह भिखारी हमेशा मंदिर के सामने बैठता है, संकेत दे रहा है। राम का घर कौन सा है, देखिए प्रश्नवाचक आ गया। वे पुरानी फाइलें हैं, या ये सब संकेतवाचक हैं, ये भी, लेकिन आपका बी नंबर नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं वाला बताना था, तो संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। आइए भाई देखते हैं, अगला है 75 नंबर देखते हैं। कह रहे हैं कि सूर्योदय के पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। क्या होगा भाई, तो क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा उषा काल होता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्योदय के पहले का समय क्या कहलाता है, उषा काल। ठीक है, और ठीक है, तो अब देखिए आपका ये 76 से 80 आपका ये पैराग्राफ है, तो ये आप करेंगे भी, हम आपको सिर्फ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा। तो ये आपके प्रश्न हैं, ठीक है, करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप वहाँ पे जल्दी भर लेंगे, नहीं कि यहाँ पे ये तो अरे ये तो हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस इसका भी करना जरूरी है, क्योंकि 5 दूना 10 नंबर की बात है। चलिए, तो अब इस प्रकार जो है हम इसको समाप्त करेंगे। अब देखिए नए प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे 8वें के साथ। ठीक है, तो इस यहाँ पे आज 7वां प्रैक्टिस सेट हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो भी लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।